नमस्कार दोस्तों, नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपको ये नई कहानी पसंद आएगी। आज से कहानी रोज आएगी, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तू मेरा सुकून, लव बाय चांस, एपिसोड नंबर 2। अब तक आपने पढ़ा, काव्या जी और गौरी की पहली मुलाकात तो बहुत ज़बरदस्त हुई। तो वहीं आज रूही और मान अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। सुबह हुई और ये नया सवेरा नई उम्मीद लेकर आया। मान का नाम अरमान भी है, जिसको घर पर मान कहकर बुलाते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब आगे। शिव के कमरे में शिव अपने फ़ोन पर अश्विन से बात कर रहा था। अश्विन शिव का मैनेजर था। अश्विन ने शिव को मान की हर साजिश के बारे में बता दिया था कि कैसे वो और रूही मिलकर शिव को बदनाम करके कैसे कंपनी के सीईओ बनना चाहता है। इतना सुनकर शिव का खून खौल उठा और गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंद हो गई। शिव गुस्से से बोला, ये तो प्लान करा है भाई ने, पर भाई भूल गए कि मैं उनकी सोच से 10 कदम आगे चलता हूँ। मेरे खिलाफ की गई साजिश की सोच जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। इतना कहकर उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी और फिर बोला, सही कहा था भाई ने कि आज की पार्टी यादगार होगी, पर वो यादगार किसके लिए होगी ये तो रात को ही पता चलेगा। अरमान भाई और रूही के लिए सरप्राइज तैयार रखो, मीडिया को बुलाने का बंदोबस्त करो। अश्विन बोला, पर सर आप क्या करने वाले हैं? सर कहीं आप मैडम को तो नहीं मिलाने वाले हो? शिव बोला, सही कहा तुमने, मिसेस शिव सिंह राठौर को दुनिया से मिलाने का समय आ चुका है। तुम बस शादी की तैयारी करो। शादी कल के कल होगी, पूरी रीति रिवाज के साथ होगी। अश्विन बोला, पर सर मैडम अभी तैयार नहीं है शादी के लिए। आपको याद नहीं उस दिन मैडम ने आपसे क्या कहा था? शिव बोला, मुझे अच्छे से याद है सब, डोंट वरी, मैं बात कर लूँगा। तुमसे जो कहा है तुम बस वह करो। और हाँ, राधिका रायजादा पर भी ध्यान रखना, वो बहुत चालू औरत है और एक एक कदम फूक फूक कर रखना है हमें। अश्विन बोला, आप चिंता मत करिए सर, मैं सब संभाल लूँगा। शिव ने इतना सुनने के बाद फ़ोन कट कर दिया कि तभी कमरे में दरवाजे पर किसी ने नॉक करा। शिव उठा और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने शिव की माँ काव्या जी खड़ी थी। शिव ने अपनी माँ की ओर देखा और बोला, शिव बोला, माँ आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाता। काव्या जी मुस्कुराते हुए बोली, अपने बेटे के कमरे में आने में कैसी थकान, और अब तो मेरे बेटी की शादी होने वाली है, तो सारी थकान मिट गई है मेरी। तुम देखना तुम्हारी शादी में कैसे 4 चांद लगाती हूँ मैं। शिव अपनी माँ को अंदर लेकर आया और अपनी माँ के गालों पर अपने हाथों को रखते हुए बोला, आई लव यू मेरी प्यारी माँ। काव्या जी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू मेरा प्यारा बच्चा, यहाँ मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। शिव अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान देखकर बोला। शिव बोला, आज आपके चेहरे की मुस्कान में कुछ अलग ही बात है। मुस्कुराती तो आप रोज हैं, पर आज कुछ अलग लग रही हैं। बताइए ना, क्या बात हुई है? काव्या जी मुस्कुराते हुए बोली, आज मंदिर गई थी, बहुत शांति मिली मंदिर में आज मुझे। इतना कहकर काव्या जी ने शिव को मंदिर के बारे में सारी बात बता दी कि कैसे वहाँ एक लड़की ने शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करा और कैसे उस लड़की की प्यारी आवाज़ में काव्या जी खो गई। शिव बोला, माँ आप भी ना। काव्या जी बोली, तुझे तैयार नहीं होना क्या आज? चल तैयार हो जा और जल्दी नीचे आ, रात को तेरी बैचलर पार्टी भी है। शिव ने इतना सुना तो वो काफ़ी सीरियस हो गया। शिव बोला, माँ मुझे सभी से कुछ ज़रूरी बातें करनी है, आप नीचे चलिए, फैमिली के साथ मिलकर सारी बात करेंगे, काफ़ी ज़रूरी है। शिव के यूँ कहने पर काव्या जी समझ गई कि शिव कुछ सीरियस बात करने वाला है, इसलिए शिव के यूँ कहने के बाद काव्या जी शिव के कमरे से नीचे हॉल की तरफ चली गई। सभी लोग हॉल में मौजूद थे। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। थोड़ी ही देर में बस शिवांश के हॉल में आने की देर थी। लगभग 10 मिनट बाद शिव भी हॉल में आ गया। शिव ने देखा कि डाइनिंग एरिया में सभी लोग बैठे हुए हैं। अपने सामने अरमान को देखकर शिव के दिमाग में कुटिल मुस्कान छा गई। शिव मन ही मन में बोला, अच्छा हुआ तुम भी यहीं हो, अब आएगा ना मज़ा। इतना कहकर शिव डाइनिंग एरिया की तरफ आ गया। शिव ने अपने दादाजी को गुड मॉर्निंग विश किया और अपने दादा के पैर छुए। उसके बाद अपने पिता के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को गुड मॉर्निंग विश किया। शिव चेयर पर बैठा तो काव्या जी उसके लिए नाश्ते की प्लेट लगाने लगी कि तभी ओम जी बोले, शिव बेटा को हमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, कहिए बेटा। शिव बोला, हाँ दादाजी, मुझे भी आप सभी लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी कल के कल हो। इतना सुनकर सोनाली जी के हाथों में जो चम्मच उन्होंने खाने के लिए अपने मुंह पर लगाई हुई थी वो गिर गई।
तभी शिव की इस बात से सब चौंक गए थे, लेकिन अचानक सोनाली के हाथ से चम्मच गिरने पर सभी लोग सोनाली को देखने लगे। ओम सिंह जी बोले, क्या हुआ सोनाली बहू? सोनाली जी हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं चाचा जी, वो शिव ने अचानक कहा ना कि उसे कल शादी करनी है, तो मुझे समझ नहीं आया क्या रिएक्ट करूं। सोनाली की हालत केवल मान और उसके पति रोहित जी समझ रहे थे, लेकिन वह इस समय कुछ भी नहीं कर सकते थे। सोनाली अपने आप को संभालते हुए बड़ी सफाई से ओम सिंह जी और बाकी सभी घर वालों के सामने झूठ बोल गई कि तभी सागर जी बोले, पर इतनी जल्दी शादी? शादी तो 2 हफ्ते बाद है और 1 हफ्ते बाद सगाई है तुम दोनों की। तभी शिव बोला, डैड 2 हफ्ते बाद शादी नहीं हो सकती। तभी ओम जी बोले, पर क्यों? शिव बोला, क्योंकि हमारी बहुत ज़रूरी मीटिंग मलेशिया में होने वाली है और इस मीटिंग को छोड़ना मतलब मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं चाहता था कि आप रायजादा फैमिली से बात करें कि शादी कल के कल होगी और सगाई भी हम कल के कल ही करेंगे, और जब शादी होने वाली है तो चाहे 2 हफ्ते बाद हो या कल हो, बात तो एक ही है। तभी ओम जी बोले, बेटा हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन कल के कल शादी कैसे होगी? शिव बोला, दादाजी यह मीटिंग मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, आप तो समझिए। थोड़ी देर शांत रहने के बाद ओम सिंह जी फिर बोले, काव्या बहू तुम शादी के लिए रायजादा फैमिली से बात कर लो, उन्हें बता देना कि अर्जेंट मीटिंग के कारण शादी कल के कल होगी। आई होप कि वो लोग समझेंगे। काव्या जी बोली, ठीक है पापा जी, मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक ही है, शादी 2 हफ्ते बाद हो या कल हो, मुझे तो बस मेरे बेटे की शादी से मतलब है। आखिर कितने टाइम बाद मेरा बेटा शादी के लिए तैयार हुआ है। वहीं सोनाली सिंह राठौर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन वो इस समय अपने गुस्से को दिखा नहीं सकती थी, तो गुस्से में अपनी हथेलियों को मुट्ठी बनाकर कसते हुए गुस्से से मन ही मन में बोली, ये शिव सिंह राठौर की कोई नई चाल लगती है। ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। मुझे जल्द से जल्द राधिका और रूही के बारे में बात करनी होगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने को हुई तो काव्या जी ने सोनाली को टोक दिया। काव्या जी बोली, जी अभी आपका खाना खत्म नहीं हुआ है, आप खाना छोड़कर कहाँ जा रही हो? सोनाली बोली, नहीं छोटी, मेरा खाना हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और तुम मुझे बता देना कुछ तैयारी करनी हो तो। इतना कहकर सोनाली झूठी मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। उनका यूँ जाना शिव को कुछ अखर रहा था, पर शिव ने सोनाली पर ध्यान न देते हुए मान पर ध्यान दिया, जो शिव की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन इस समय गुस्से में खाने से उठना सबको उस पर शक पैदा करवा देता, इसलिए वो चुपचाप बैठकर वहाँ पर खाना खाने लगा। सोनाली अपने कमरे में आई और तुरंत राधिका जी को फ़ोन लगाते हुए राधिका जी से बोली। सोनाली बोली, हेलो, सब गड़बड़ हो गया। राधिका जी बोली, क्या हो गया और इतनी सुबह सुबह फ़ोन क्यों करा है यार? तभी सोनाली जी बोली, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है शिव चाहता है कि शादी कल के कल हो। इतना सुनते ही राधिका जी जो अभी बेड पर सोई हुई थी वो अचानक बेड से उठ खड़ी हुई और ज़ोर से बोली, क्या? ये क्या हुआ? और अचानक शादी करना चाहता है? अरे शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी है जो कल कर लिया परसों कर लिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सोनाली जी बोली, ऐसा ही होगा, और यहाँ तक कि वो बुढ़ा भी मान गया है शादी के लिए। अब तो शादी कल के कल होगी, तुम्हें जो करना है तुम्हें आज के आज करना होगा। देखो, तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हारी बेटी की शादी सिर्फ मेरे बेटे से होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो याद रखना, जो तुम्हारी कंपनी को हमारी तरफ से फंडिंग मिल रही है ना, वो बंद हो जाएगी। उसके बाद तुम और तुम्हारी कंपनी दोनों सड़क पर आ जाओगे, समझी तुम? इतना कहकर सोनाली ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सोनाली की बात सुनकर राधिका जी की तो नींद उड़ गई। वो दौड़ते हुए रूही के कमरे में गई और रूही को जगाते हुए बोली। राधिका जी बोली, बेबी उठो। रूही जो इस समय गहरी नींद में थी वो अचानक उठ खड़ी हुई और अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोली। रूही बोली, क्या मॉम, सुबह सुबह उठा दिया, क्या हो गया? रूही के यूं चिल्लाने से राधिका जी को गुस्सा आ रहा था। राधिका जी बोली, क्या हो गया? अगर तुम उठी नहीं ना तुम्हारी ज़िंदगी खराब होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। रूही गुस्से से बोली, क्या बात हो गई, अब बताओ। अपनी माँ की बात सुन रूही की तो नींद खुल चुकी थी। राधिका जी बोली, तुम्हें पता है शिव कल के कल शादी करना चाहता है और इसके लिए उसने अपने परिवार वालों को भी मना लिया है। जैसे ही रूही ने यह सुना उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी पूरी नींद उड़ चुकी थी। रूही बोली, क्या? पर ये कैसे हुआ? तभी राधिका जी डरते हुए बोली,
कहीं ऐसा तो नहीं उसको हमारे प्लान के बारे में पता चल गया हो। रूही बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो शादी तोड़ता, ना कि शादी करने की इतनी जल्दी मचाता। पर कोई बात नहीं, हमारे पास आज की रात तो है, और वैसे भी हमारा प्लान तो आज की रात ही शुरू होने वाला था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो शादी कल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज रात कुछ ऐसा होगा जिससे उसके शादी के सारे सपने टूट जाएंगे, और साथ ही में राठौर इंडस्ट्री पर उसका कब्जा भी हट जाएगा। ये कहकर रूही के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। इतना कहकर वो फिर अपनी माँ से बोली। रूही बोली, अब मैं उठ गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ अपने ससुराल जाऊँ। वैसे भी रात को पार्टी है, आफ्टर ऑल मैं होने वाली बहू हूँ उस घर की। बहू तो मैं बनूंगी, पर सोनाली आंटी की। और शादी भी होगी, लेकिन दूल्हा बदल जाएगा। दूल्हे की जगह अरमान से मेरी शादी होगी, और शिव उस घर से बाहर। फिर उस पूरे घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा। ओके, अब मैं नहाने जा रही हूँ, आप मेरा नाश्ता तैयार करवाइए। इतना कहकर रूही नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रूही नहाकर बाहर निकली तो रूही ने अपने दोस्त दिया को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से दिया ने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो रूही बोली। दिया बोली, क्या बात है मेरी दोस्त, सुबह सुबह फ़ोन कर रही हो? रूही बोली, बात ही कुछ ऐसी है, तू ये बता, तुझसे जो काम कहा था तूने वो किया? दिया बोली, हाँ बहन, काम हो गया है, मैंने वो दवाई मंगा ली है। लेकिन यार, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तू बहुत बड़ा कांड करने जा रही है, और वो भी द शिव सिंह राठौर के साथ। अगर कुछ भी हुआ ना, तो तेरे साथ साथ मैं भी काम से जाऊंगी। तभी रूही बोली, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। तू एक काम कर, थोड़ी देर में मुझे ग्रीन पार्क कैफ़े के में मिल, मैं वहीं आऊँगी तुझसे वो दवाई लेने। और ध्यान रहे, ये बात किसी को पता ना चले, ठीक है ना? इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं दिया खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं क्या करने जा रही है ये लड़की। अगर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ना होती तो मैं इसका साथ कभी नहीं देती, पर क्या करूं, इसने मेरी हमेशा हर काम में मदद करी है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसके इस गलत काम में इसकी मदद करनी पड़ रही है। भगवान जी मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करूँगी? आखिर रूही मेरी कितनी मदद करती है, मेरी कॉलेज की फ़ीस भरने में, मेरी किताबों का अरेंजमेंट करने में। वहीं दूसरी तरफ अरमान बैठा हुआ था कि तभी उसके फ़ोन पर फ़ोन आया। फ़ोन रूही का था। रूही का फ़ोन देखकर अरमान समझ गया कि रूही को पता चल चुका है कि शिव उससे कल शादी करना चाहता है। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से रूही बोली, ये सब क्या हो रहा है मान? कहीं ये शिव की कोई नई चाल तो नहीं? अरमान बोला, आई डोंट केयर, तुम ये बताओ, तुम्हें जो काम दिया था तुमने वो किया? रूही बोली, हाँ दवाई आ गई है, अब इंतज़ार है तो बस आज रात का। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी सिर्फ तुमसे हो। अगर शादी की तारीख कल है तो कल मैं शादी तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, इसलिए इस प्लान को अंजाम तो देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ से मान बोला, हाँ जान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से शिव को जीतने नहीं दूंगा। रूही बोली, अच्छा तुम ये बताओ, तुमने उस लड़के रघु से बात की जो लड़की को लेकर आने वाला है? वो लड़की तैयार तो है ना? मान बोला, बस उसे ही कॉल करने वाला हूँ, थोड़ी देर पहले किया था पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। रूही थोड़ा घबराते हुए बोली, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, पर क्यों? मान उसे समझाते हुए बोला, चिंता मत करो, कुछ काम कर रहा होगा, दोबारा कॉल करता हूँ, चलो तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मान ने फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ से रूही ने भी ओके बाय इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। वहीं शिव कमरे में बैठा खुद से यही बोल रहा था, बस अब बहुत हुआ, तुम्हें दुनिया के सामने आना होगा। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे तुमसे बात करनी होगी और तुम्हें मनाना होगा, पर समझ नहीं आ रहा कि ये सब करूं कैसे। तुम हो भी तो इतनी जिंदी बंदरिया जैसी, जैसे बचपन में थी ठीक वैसी ही थी, और अभी भी वैसी ही हो। मनाना तो पड़ेगा, वरना मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा और मैं अरमान भाई को जीतने नहीं दूंगा। तुम्हारी और मेरी शादी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही अब तुम्हारी जान को बचा सकता है, और मेरे पास अब बस एक यही रास्ता है जिससे तुम और मैं दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। तुम मेरे पास रहोगी तो मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं होगी, तब मैं आराम से मान भाई पर फोकस कर पाऊंगा। इतना कहकर उसे अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करने लगा। रूही के रूम से निकलकर राधिका जी ने सबसे पहले सोनाली जी को फ़ोन किया, तो सोनाली जी दूसरी तरफ से भड़कती हुई बोली। सोनाली जी बोली, बात की तुमने रूही से? क्या प्लान करा है उसने? राधिका सोनाली को शांत करते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ, उसका प्लान ऑन है। वो बोल रही है कि रात को जो होगा उसे राठौर खानदान कभी नहीं भूल पाएगा,
और शादी तो कल होगी पर अरमान से। और तुम चिंता मत करो, शिव से मेरी बेटी की शादी कभी नहीं हो सकती। तुम बस मान से अपने प्लान पर फोकस करने के लिए कहो। और हाँ, थोड़ी देर में रूही भी राठौर मेंशन आने वाली है। ध्यान रहे वो शिव से थोड़ा दूर ही रहे। मैं नहीं चाहती कि रूही शिव के शक के घेरे में आए। सोनाली जी बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम अपने वादे से मुकरी और तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं हुई तो उसके बाद तुम और तुम्हारी कंपनी का जो भी हाल होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। बेशक तुम्हारे पास बहुत जायदाद है, लेकिन तुम्हारी कंपनी हमारी दी गई फंडिंग के कारण चलती है, इसलिए मुझसे होशियारी मत करना। राधिका जी बोली, अरे आप तो गुस्सा हो गई। मैं वादा करती हूँ मेरी बेटी की शादी सिर्फ आपके बेटे से ही होगी और उसके बाद हमारी कंपनी आपके बेटे और बेटी के अंडर चले जाएगी। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। वहीं अरमान अपने कमरे में गुस्से में भुनभुना रहा था। मान बोला, ऐसा नहीं हो सकता, रूही सिर्फ मेरी है, शिव उससे शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी किसी कीमत में नहीं होने दूंगा। मुझे जल्द से जल्द आज के आज इस प्लान को अंजाम देना होगा। इतना कहकर उसने फ़ोन निकाला और दूसरी तरफ से किसी को फ़ोन करने लगा। फ़ोन में रिंग जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई उठा नहीं रहा था। जैसे जैसे रिंग जाती वैसे वैसे मान का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था कि तभी दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन कॉल रिसीव किया। मान उससे बोला, कहाँ थे इतनी देर तक? दूसरी तरफ से जो आदमी था वो रघु था। उसकी आवाज़ आई, सॉरी सर, मैनेजर ने बुलाया था। मान बोला, तुम्हें पैसे मैनेजर देता है या मैं देता हूँ? आदमी रघु बोला, आई एम सॉरी सर, लेकिन शिव सर का मैनेजर आया हुआ है। यहाँ के मैनेजर से आज की पार्टी के बारे में जानकारी पता कर रहा था और सिक्योरिटी की चेकिंग कर रहा था कि सब कुछ सही है या नहीं। बस इसलिए सारे वेटर्स को यहीं बुलाया था, इसलिए आपका फ़ोन कॉल नहीं उठा पाया। मान बोला, अच्छा, तो सिक्योरिटी के सारे इंतज़ाम कर रखे हैं शिव ने? वह आदमी रघु बोला, हाँ सर, सब कुछ। किसी भी अननोन पर्सन को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। अंदर केवल वही लोग आ पाएंगे जिनके पास इनविटेशन कार्ड है, और जिनके पास इनविटेशन कार्ड होगा उनकी रजिस्टर में एंट्री होगी ताकि पता चल सके कि कौन किसका गेस्ट है। मान बोला, ये शिव मेरे हर प्लान को फ्लॉप करने पर लगा हुआ है। तुम ये बताओ, तुम्हारी वो लड़की तैयार है ना? वो लड़का रघु बोला, हाँ सर, रिया बिल्कुल तैयार है, लेकिन सर वो अंदर आएगी कैसे? मान बोला, उसके अंदर आने की चिंता तुम मत करो और उस लड़की से कहना कि काम हो जाने के बाद इस शहर से बहुत दूर चली जाए। पैसे उसको उसके अकाउंट में मिल जाएंगे। वो लड़का रघु बोला, ठीक है सर। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। वहीं मान बोला, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो शिव, पर आज तुम मेरे प्लान से नहीं बच सकते। वहीं दूसरी तरफ शिव किसी से फ़ोन कर रहा था। दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव करा तो वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही शिव उससे बोला, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। 10 बजे तक मुझे वहाँ आकर मिलो, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। इतना कहकर शिव ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से वो लड़की फ़ोन कट हो जाने के कारण झल्लाते हुए बोली, इसने समझ क्या रखा है मुझे? जब मन फ़ोन कर दिया, जब मन ऑर्डर दे दिया, यहाँ आओ, मैं नहीं आऊँगी, देखती हूँ क्या करता है। इतना कहकर उसने फ़ोन बेड पर पटक दिया कि तभी फ़ोन पर एक मैसेज आया। उस लड़की ने इरिटेट होते हुए अपने फ़ोन के मैसेज को चेक करा तो उसमें सबसे पहला मैसेज था, सोचना भी मत नहीं आने के बारे में, वरना घर से उठाकर लाऊंगा, और तुम्हें पता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए चुपचाप इस पते पर आ जाओ। और उसके बाद तुम दूसरे मैसेज में एड्रेस लिखा हुआ था। वो लड़की गुस्से में फ़ोन को देखते हुए बोली, ये इंसान समझता क्या है अपने आप को? बड़ा आया, उठा कर लाऊंगा कहने वाला। इतना कहकर वो लड़की गुस्से में फ़ोन को चार्जिंग पॉइंट पर लगाकर अपने कपड़ों को लेकर सीधे अपने कपड़े चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद वो लड़की तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकली कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से किसी की चहचहाते हुए आवाज़ आ रही थी। वो लड़का खुश होते हुए बोला, दीदू, आपको पता है मेरे प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ गया है और मैंने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। इसे सुनकर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे छोटे भाई, खूब मेहनत करना, इसलिए तो तुझे यहाँ से इतनी दूर लंदन पढ़ने भेजा है ताकि तू खूब मेहनत करे और उसके बाद ये बिज़नेस भी तो तुझे ही संभालना है। वो लड़का सिर्फ दूसरी तरफ से बोला, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ जीजू कैसे हैं? जीजू का नाम सुनकर उस लड़की की आंखें सर्द हो गई। वो लड़की बोली, वो भी ठीक ही हैं। तभी
वो लड़का फिर बोला, अच्छा तो जीजू से बात कराओ ना दीदू। तो वो लड़की बोली, तुम्हारे जीजू अभी यहाँ नहीं हैं, तुम खुद उन्हें फ़ोन क्यों नहीं कर लेता है। तभी वो लड़का फिर बोला, हाँ गुड आइडिया, मैं तो भूल ही गया था, जब से यहाँ आया हूँ तब से जीजू से एक बार भी बात नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, आज करूँगा। वैसे दीदी, जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखो ना, उन्होंने तुम्हारी खुशी के लिए मुझे यहाँ पढ़ने भेजा, मामा मामी से तुमको बचाया, वो कितने अच्छे हैं। वो लड़की इरिटेट होते हुए बोली, बस कर अपना जीजा पुराण गाना, उन्हीं के सामने गाया कर तू ये जीजा पुराण, मुझे पसंद नहीं है सुबह सुबह अपना मूड ख़राब करना, चल फ़ोन रख, अच्छे से पढ़ाई करना। इतना कहकर उस लड़की ने फ़ोन कट कर दिया। तो वहाँ वो लड़का अपने आप से बोला, आप चाहे कितना ही इग्नोर करने की कोशिश करो दीदू, लेकिन बहुत प्यार करते हैं जीजू आपसे। जीजू की आंखों में साफ दिखाई देता है आपकी परवाह करना, आपकी केयर करना। इतना कहकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा तो वो लड़का पीछे पलटा तो सामने एक बहुत सुंदर मासूम सी लड़की खड़ी थी। वो लड़की उस लड़के से बोली, देव तुम यहाँ हो, पता है मैंने तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढा। देव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं यहाँ अपनी दीदी से बात कर रहा था। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा शिवांगी दी से बात कर रहे थे, पहले क्यों नहीं बताया, मुझे भी बता देते तो मैं भी बात कर लेती, मैं तुम्हारी शिकायत लगाती कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। देव उस लड़की से बोला, अच्छा मेरी शिकायत लगाओगी, अभी बताता हूँ, इशिका की बच्ची रुक जरा। इतना कहकर वहाँ से दोनों चूहे बिल्लियों की तरह लड़ते हुए अपनी क्लास की तरफ चले गए। दूसरी ओर रोज होटल, समय 10:20। रोज होटल पहुंचने के बाद शिवांगी शिव का इंतज़ार कर रही थी। उसे इंतज़ार करते करते लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे। वह कभी अपनी घड़ी को देखती तो कभी इधर उधर। वह अपने मन ही मन में गुस्से में भुनभुनाते हुए वो खुद से बड़बड़ाने लगी और खुद से ही बोली, मुझे जल्दी बुलाकर पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गए हैं। यह भगवान, मुझसे कहाँ गलती हो गई थी जो ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, जब से आया है मेरी ज़िंदगी की वाट लगा कर रखी है। वो अभी अपने आप से शिव के बारे में बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसे सामने से शिव आता हुआ दिखा। तो वो खुद से फिर बोली, पता नहीं कितनी लंबी उम्र है इसकी, नाम लिया शैतान हाजिर। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान दिखाते हुए शिवांगी चुप हो गई। शिव शिवांगी के पास आया तो उसने देखा शिवांगी ने आज फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। मिनिमल मेकअप जूड़े के साथ उसने अपने लुक को कैरी किया हुआ था। शिव ने शिवांगी को देखा तो वो उसमें खो सा गया। शिव एकटक शिवांगी को निहार रहा था कि तभी शिवांगी ने जब गौर किया कि शिव उसे ही निहार रहा है तो शिवांगी ने चुटकी बजाकर शिव का ध्यान हटाया। शिवांगी बोली, हेलो मिस्टर राठौर, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। शिव अचानक शिवांगी की गई इस हरकत से थोड़ा असहज में आ गया। वह नज़रें चुराते हुए बोला। शिव बोला, सॉरी मुझे थोड़ा देर हो गई थी, आई नो तुम कब से इंतज़ार कर रही हो, सॉरी थोड़ी मीटिंग में फंस गया था। शिवांगी उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, बोलो क्या बोलना था तुम्हें, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे देर हो रही है। शिव एक आईब्रो को ऊपर करके टेढ़ी नज़रों से शिवांगी के यूं एटीट्यूड भरे लहजे को देखकर शिव टेढ़ी मुस्कान के साथ शिवांगी से बोला। शिव बोला, कहाँ जाना है तुम्हें जो देर हो रही है। शिवांगी बोली, देखिए मिस्टर राठौर, मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने का आपका कोई राइट नहीं है, सो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। शिव ने मुस्कुराते हुए शिवांगी को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। शिव बोला, आई एम इम्प्रेस्ड मिसेस राठौर, यू नो वॉट, तुम्हारी शादी ना मुझसे ही होती। आखिर ये तुम्हारा किलर एटीट्यूड और बोलने का लहजा मुझे हमेशा कायल कर देता है। शिवांगी शिव के यूँ बोलने से चिढ़ रही थी। शिवांगी बोली, देखिए अगर आपको ज़रूरी बात करनी है तो बताइए, नहीं तो मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। शिव बोला, मैं भी वही बात कर रहा हूँ मिसेस राठौर कि आपको कहाँ जाना है। आप मेरे सिंपल से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। तभी शिवांगी झल्लाते हुए बोली, मिस्टर सिंह का मुझे कॉल आया था, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, बस इसलिए वहीं जा रही हूँ उनसे मिलने, इसलिए आपको जो कहना हो जल्दी कहिए। शिव बोला, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शिवांगी, क्यों सच्चाई मानने से इनकार कर रही हो। शिव के यूँ बोलने से शिवांगी गुस्से में मुट्ठियों को कसते हुए गुस्से से बोली। शिवांगी बोली,
मुझे नहीं जाननी सच्चाई, ऐसी सच्चाई जिसने मुझसे मेरा वजूद, मेरी आज़ादी छीन लिया, और ये सब तुम्हारे और मिस्टर सिंह के कारण हुआ है। मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। शिव उसे शांत कराते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस तुमको सच से रूबरू करवा रहा था, वही सच जो तुम्हारी असली पहचान है। शिवांगी गुस्से में शिव को तरेड़ते हुए बोली। शिवांगी बोली, नहीं चाहिए मुझे ऐसी पहचान। अरे, जिस इंसान ने मुझे बस इसलिए ठुकरा दिया कि मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए गुजर गई, और बस इसलिए मुझे अपनाने से इनकार कर दिया कि उनके हिसाब से मेरी माँ के मौत के पीछे मैं हूँ। अरे, मुझे तो पता तक नहीं था वो मेरी माँ का कातिल मुझे समझते थे, बस इसलिए उन्होंने मुझे किसी और को दे दिया। तुम बताओ, उनकी ये बात कहाँ तक सही है? और फिर 23 साल बाद अचानक आकर वो मुझसे कहते हैं कि इतने सालों तक मैं जिनको अपना परिवार समझती रही, जिनको अपने माता पिता समझती रही, वो तो मेरे माता पिता हैं ही नहीं। अरे, कम से कम मेरे मरे हुए माता पिता का ही ख्याल कर लिया होता, मुझे ये सच ना बताया होता। उन्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो मेरे मरे हुए माता पिता को इस मामले में घसीट लाए। इतना कहकर शिवांगी रोने लगी और रोते रोते अपने सर पर हाथ रखकर बोली। शिवांगी बोली, पता नहीं क्यों आए तुम मेरी ज़िंदगी में, और आए भी तो ऐसा तूफान लेकर आए जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी तहस नहस करके रख दी। एक ऐसा सच लेकर आए जिसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। तो तुम ही बताओ मिस्टर शिव सिंह राठौर, मैं कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें और मिस्टर सिंह को? कैसे ना करूँ नफ़रत तुमसे और मिस्टर सिंह से? अरे, मुझे तो अब खुद से नफ़रत होने लगी है। इतना कहकर शिवांगी रोने लगी। शिव, जिसे पता था कि ये सब एक न एक दिन तो ज़रूर होना था, शिव शिवांगी को चुप कराते हुए बोला। शिव बोला, आई नो शिवांगी, तुम बहुत गुस्से में हो, पर जो हो गया सो हो गया। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, उन्हें माफ़ कर दो। शिव के यूँ बोलने पर शिवांगी शिव को गुस्से से दूर हटाते हुए बोली। शिवांगी बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती उस इंसान को जिसने मुझसे मेरे वजूद को छीना, उस इंसान को जिसने मुझे जन्म के तुरंत बाद अनाथ कर दिया। एक बात और मिस्टर शिव सिंह राठौर, भले ही तुम मेरे पति हो, लेकिन याद रखना, मैं ज़िंदगी भर तुमसे नफ़रत करूँगी। आई बात समझ में? इतना कहकर शिवांगी वहाँ से जाने लगी तो शिव शिवांगी के हाथों को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच कर बोला। शिव बोला, तुम्हें जैसा सोचना है तुम सोचो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति। ये बात कोई नहीं बदल सकता, इसलिए कल हम दोनों की शादी है, तैयार रहना। याद रखना, अगर तुम मंडप में नहीं आई तो मुझे उठाकर लाना भी आता है। इतना तो तुम समझ ही गई होगी, आखिर मेरी बीवी जो हो। शिवांगी गुस्से से मुट्ठियाँ कसते हुए बोली। शिवांगी बोली, मैं तुम्हारे साथ एक बार शादी करके पछता चुकी हूँ, तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने का मुझे शौक़ नहीं है, तो इसलिए अपना ये नाटक कहीं और जाकर करो और मुझसे दूर रहो। शिव बोला, नाटक नहीं है ये, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बारे में दुनिया को पता चल जाए और मेरी फैमिली को भी, इसलिए हमारी शादी कल ही होगी। तुम चाहे मानो या ना मानो, अगर मान गई तो ठीक, नहीं तो मेरे पास और भी हथकंडे हैं। इतना कहकर शिव ने शिवांगी को छोड़ दिया। शिवांगी जाने को हुई तो शिव ने पीछे से दोबारा कुछ कहा। शिव बोला, शादी कल राठौर मैंशन में होगी, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा 9 पर। 12:15 पर शादी का मुहूर्त है और हमारी शादी उसी मुहूर्त में होगी। और हाँ, शादी के समय अंकल ही तुम्हारा कन्यादान करेंगे और तुम इसके लिए मना नहीं करोगी। अगर तुमने इसके लिए मना करा तो उसके बाद तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम अकेली होगी, याद रखना ये बात। जैसे ही शिवांगी ने अपने भाई के बारे में सुना तो वो गुस्से से आंखों में आंसू लिए पीछे पलटी और शिव को देखकर उसके पास आई और बोली। शिवांगी बोली, किसी को इतना भी मजबूर मत करो मिस्टर राठौर कि इंसान के अंदर तुम्हारे लिए नफ़रत और बढ़ जाए। शिव शिवांगी की आंखों में आंखें डाल कर बोला, नफ़रत को प्यार में कैसे बदलना है शिव सिंह राठौर को अच्छे से आता है। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा उस दिन तुम खुद आओगी मेरे पास और अपनी सारी शर्तों को ख़त्म करोगी। तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे और दिल में बेशुमार प्यार होगा। शिवांगी हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ बोली। शिवांगी बोली, वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर शिवांगी वहाँ से मुंह फेरते हुए चली गई। शिव ने अपना चश्मा निकाला और अपने गॉगल्स को अपनी आंखों पर लगाते हुए बोला। शिव बोला, आओगी तो तुम मेरे पास ही मिसेस राठौर। इतना कहकर शिव वहाँ से चला गया। आखिर क्या मोड़ लेगी इन दोनों की कहानी? क्या होगा जब घर वालों को मिलेगा एक नया झटका कि शिव की शादी तो शिवांगी से पहले ही हो चुकी है
और आखिर अरमान के साथ साथ रूही इस सच को कैसे कबूल कर पाएगी और आखिर क्या होगा उनका रिएक्शन और ये जानने के बाद क्या नई चाल होगी उनकी, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। धन्यवाद।